अवी बुशिंस्की, जो बेंजामिन नेतन्याहू के पूर्व मीडिया सलाहकार और चीफ ऑफ स्टाफ रहे हैं, हमें बताएंगे कि इजरायली राजनीति कहां है। अवीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्ते ओवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वही सवाल पूछना चाहता हूं जो कई दर्शकों के मन में है। इस युद्ध का इजरायली राजनीति और इस साल आगे होने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? मुझे लगता है कि जनरल डांगोट के विपरीत ये एक जीरो सम गेम है। ये एक बहुत ही द्वैध उत्तर है। या तो हम जीतते हैं या हारते हैं। जीतने का मतलब सिर्फ यूरेनियम नहीं है, बल्कि शासन भी है। शासन को गिराए बिना और यूरेनियम को हटाए बिना मुझे लगता है कि इजरायली जनता इस युद्ध को एक बुरा युद्ध मानेगी। यहां तक कि इस तरह से कि हमने अमेरिका के संयुक्त बलों के साथ अपना अनूठा मौका खो दिया और नहीं अपने लक्ष्यों को हासिल करने में। और मुझे लगता है कि ये बहुत से लोगों को चौंका देगा, खासकर जब हम देखेंगे कि गाजा में क्या हो रहा है और उत्तर में दुर्भाग्यवश क्या हो रहा है, जहां नेतन्याहू ने कहा था कि हमने हिजबुल्लाह को दशकों पीछे धकेल दिया है। और यहां तक कि आज रात भी हमारे पास लेबनान से बुरी खबर है। तो मुझे लगता है कि इजरायली जनता सिर्फ ईरानियों पर हमला करने और उनके नेताओं व पूर्व नेताओं को मारने से कहीं ज्यादा की उम्मीद कर रही है। बिना यूरेनियम और शासन के मुझे लगता है इजराइल की जनता नेतन्याहू को वो अंतिम जीत न दिलाने के लिए सजा देगी, जैसा उन्होंने कहा था। मैं असहमत हूं, क्योंकि लोगों जैसे इजरायली की याददाश्त कुछ महीनों में ही छोटी हो जाती है। हमारे पास बेंजामिन नेतन्याहू के रूप में एक बेहद कुशल राजनेता है। आपने उनके लिए काम किया है। क्या नेतन्याहू ध्यान दूसरी ओर नहीं मोड़ सकते, जैसे कानूनी व्यवस्था, मीडिया, डीप स्टेट, जो उनके समर्थकों को उत्साहित करते हैं? वे उन्हें ईरान युद्ध से हटाकर दूसरे मुद्दों पर ला सकते हैं, ताकि चुनाव में लोग लिक्विड की पर्ची लिफाफे में डालकर मत पेटी में डालें। और संक्षेप में कहें तो सिर्फ समर्थक वर्ग ही चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है। सर्वेक्षणों के अनुसार गठबंधन को 50, 53, शायद 55 सीटें मिल रही हैं और ज्यादातर सर्वेक्षणों में विपक्ष आगे चल रहा है। ये नहीं कि वे 61 की न्यूनतम सीमा या बहुमत पार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष ज्यादा मजबूत है। मुझे लगता है कि नेतन्याहू फंसे हुए हैं सचमुच अपने समर्थक आधार तक सीमित हैं और वे दूसरे मतदाताओं, केंद्र या शायद केंद्र वाम के लोगों को लाने में असमर्थ हैं। नेतन्याहू दाईं ओर झुके हुए हैं और नेतन्याहू ने खुद को ऐसे वादे करके घेर लिया है जो अभी भी संदिग्ध हैं। क्या कोई पूर्ण विजय जैसी चीज होती है? और अगर वो ईरान में पूर्ण विजय हासिल कर लेते हैं तो शायद हम कह सकते हैं कि हालात पूरी तरह बदल गए हैं। नेतन्याहू हाँ, वो 7 अक्टूबर को असफल रहे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने अब तक मध्य पूर्व की हकीकत बदल दी है। और आप देख सकते हैं ओवन कि वो इसे घसीटते रहते हैं और घसीटते रहते हैं और कल बजट में बहुत बड़ी कीमत चुकाते हैं ताकि अपने गठबंधन को लंबा खींच सकें, इस उम्मीद में कि कुछ अच्छा होगा। कुछ अच्छा। कुछ समय पहले हमने शायद सीरिया के साथ शांति, शायद सऊदी अरब के साथ, शायद लेबनान में भी शांति की बात की थी और ये चीजें अब और भी स्पष्ट होती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हमारे यहाँ लगभग 20 हफ्तों में चुनाव होंगे, तब तक ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और मैं कह रहा हूं कि एकमात्र चीज जो पासा पलट सकती है वो है ईरान में एक असली स्पष्ट जीत। वरना मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू अपनी आस्तीन से कोई नया जादू निकाल पाएंगे। मुझे लगता है कि लोग अपने रुख पे जमे हुए हैं। उनकी बीबी के पक्ष या विपक्ष में उनका जुनून है और आजकल मुझे नहीं लगता कि नेतन्याहू इस हकीकत को बदल पाएंगे। अवीव एरियल यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने पिछले हफ्ते इजरायली मीडिया में इंटरव्यू की सीरीज दी और उन्होंने आज इससे पहले ये बयान दिया। मैं आज साफ घोषणा कर रहा हूं। मैं आज स्पष्ट रूप से घोषणा करता हूं कि नई सरकार में युद्ध काल में हरेदी भर्ती को विफल करने के मुद्दे पर, जो इजराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है, एक विशेष जांच समिति बनाऊंगा। ये जांचने के लिए कि आखिर किसने हमें रोकने के लिए काम किया, ताकि हमारे पास और दसियों हजार सैनिक न हो जिनकी आईडीएफ को जीतने के लिए जरूरत है। जो भी व्यक्ति जानबूझकर युद्ध के समय सुरक्षा सेवा कानून का उल्लंघन करने में मदद करता पाया गया, उसकी जांच की जाएगी।
मेरे भाइयों और बहनों, जल्द ही हम भाईचारे के मूल्य को वापस लाएंगे, हम एकता को वापस लाएंगे, हम इजराइल में आशा को वापस लाएंगे। तो आपने उस संदेश की बात की जो नेतन्याहू के लिए हानिकारक हो सकता है। जैसा आप कहते हैं, क्या आपको लगता है कि 20 हफ्तों बाद चुनाव वाले वीकेंड तक भी बेनेट विपक्ष के प्रमुख उम्मीदवार बने रहेंगे? सबसे पहले बेनेट के बयान को संबोधित करने के लिए जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं कि उन्होंने जो कहा उसके अनुसार लोगों को लगा कि शायद बजट को धार्मिक या अति रूढ़िवादी लोगों द्वारा लूटा गया था। लेकिन बेनेट से निपटना आसान है ये कहकर कि ठीक है, आप जानते हैं सरकार ने हरेदीम से गठबंधन के लिए काफी पैसा खर्च किया। लेकिन बेनेट तैयार थे या उन्होंने मंसूर अब्बास को बहुत पैसा देने के लिए सहमति जताई थी? ठीक है, आप इस पर बहस कर सकते हैं। और फिर भी नेतन्याहू और बेनेट के पास लड़ने के लिए कुछ मुद्दे हैं। वापस आते हुए एरियल, आपके सवाल पे, क्या बेनेट नेता होंगे? विपक्ष के क्या उनके पास अभी भी बहुमत है या सर्वेक्षणों में सबसे ज्यादा संख्या है? फिर भी गैडी आइजनकोट वाकई में ताकत हासिल कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इतना महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि वे एक गलती कर रहे हैं। मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ। वे गलती कर रहे हैं कि आपस में लड़ रहे हैं और ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका नेता कौन होगा। मुझे लगता है कि उनका फायदा ये होना चाहिए कि ये विपक्ष का एक बहुत विविध रूप है। वामपंथ की ओर से यजगोलन है, जिनका एजेंडा होना चाहिए कि वे अरब समाज से मतदाताओं को लाएं। और आपके पास याविक डुलिबरमैन हैं, जिन्होंने आज भी मौत की सजा का समर्थन किया है दाएं तरफ आतंकवादियों के लिए। तो जितना अधिक विविध होगा, उतना ही ये नेतन्याहू ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में मतदाताओं को खींचने या स्थानांतरित करने में सक्षम होगा। अगर आप नफ्ताली बेनेट जैसे नेता से जुड़े रहेंगे और कहेंगे कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो यारगुलन भी यही कहेंगे। मुझे लगता है कि इससे ब्लॉक को नुकसान होगा और ये कुछ ऐसा होगा जो उल्टा असर करेगा। तो मेरी नजर में वे इस समय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अप्रासंगिक हैं, बजाय इसके कि वे सरकार की गलतियों पर ध्यान दें, इस तथ्य पर कि सरकार पालन नहीं करती या कानून का, न्यायिक संस्थाओं का, और जिस तरह से धार्मिक लोग नेतन्याहू को मन मुताबिक चला रहे हैं। अगर मसौदा कानून लागू नहीं होता या वैसा नहीं होता जैसा वे चाहते हैं, तो लोग सेना में सेवा नहीं करेंगे और दूसरों की तरह बोझ उठाएंगे। मेरे नजरिए से दूसरी तरफ के सर्वोच्च नेता को नामित करने की कोशिश करना एक गलती है। हाँ, जवान। हम विपक्षी ब्लॉक से थोड़ी देर हटेंगे। आपके लिए एक सवाल, जल्दी जवाब दें। चुनाव के बाद बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इजराइल की अगली सरकार बनाने की कितनी संभावना है? आप उन्हें कितने प्रतिशत मौका या संभावना देते हैं? ये सवाल मुश्किल है और मुझे नहीं पता। हमें ऐसे सवाल पसंद है। संख्या क्या है? हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कोई दाव लगाने को तैयार है या नहीं। ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये ईरानी मामला कैसे खत्म होगा। जैसा कि मैंने कहा, अगर नेतन्याहू युद्ध जीतेंगे और इजराइल के लोग शासन को गिरा के और परमाणु कार्यक्रम को खत्म करके युद्ध जीतेंगे, तो नेतन्याहू के पास अच्छे मौके हैं। वरना, और यही मेरी शर्त है, वरना नेतन्याहू अगले प्रधानमंत्री नहीं होंगे। ये एक महत्वपूर्ण बयान है। अवीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और जैसे जैसे हम अपने चुनाव की ओर बढ़ेंगे, हम आपसे आगे भी बात करेंगे। शुभ रात्रि और छुट्टियों की शुभकामनाएं। और आपको भी।